सॉरी मेरा माइक बंद हो गया था। यस, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग। टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल बैंकिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल द बैंक एग्जाम्स, ये सीरीज हमने शुरू की है। इंग्लिश के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे आप सभी को पता है, इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी वैरायटी भरे रहते हैं। आजकल बहुत टफ क्वेश्चंस आने लगे हैं, स्पेशली एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में। तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम इस सेशन में सॉल्व करते हैं। जो हमारे साथ पहली बार स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उन सबको एक रिमाइंडर है कि दोपहर को 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे एवरीडे 3 बजे से लेके पौने 4 बजे तक 45 मिनट्स की हमारी ये क्लास चलती है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो टाइमिंग नोट डाउन कीजिए, और दूसरी बात कि सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियसली रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो लाइव सेशन नहीं होगा, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे टिल द वेरी एंड एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि सिंसियरिटी का मामला है, और जो सिंसियर बच्चे होते हैं वही ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर पाते हैं। तो सिंसियरली पूरा का पूरा सेशन आप देखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन गाइस। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश विद कौस्तुभ सर, या फिर @कौस्तुभ सर _ टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पर आपको सारे यूट्यूब सेशंस के लिंक्स मिलेंगे, पीडीएफ्स और क्विजेस और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, स्पॉट द एरर। बहुत ही बड़ा सा लंबा चौड़ा सेंटेंस है। सबसे पहले तो ये सेंटेंस का साइज देख के डर जाते बच्चे, है ना, लेकिन डरना नहीं है। कहीं ना कहीं एरर जो होता है वो मिलता है, बस ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करो सारे। देखो, एक्सपर्ट्स से, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, क्या कहते हैं? दैट हॉल्टिंग द फाइनेंसिंग ऑफ दीज कोल पावर प्रोजेक्ट्स। हॉल्टिंग ये जेरंड की तरह यूज किया है, नए फ्रेश सेंटेंस में चलेगा। किस चीज का हॉल्टिंग करना है? फाइनेंसिंग ऑफ दीज, दीज प्लूरल फॉर्म में आ गया प्रोनाउन, कोल पावर प्रोजेक्ट्स प्लूरल नाउन है, चलेगा। अब्रॉड, अब्रॉड में जो कोल पावर प्रोजेक्ट्स है उनको हॉल्ट करना या उनके फाइनेंसिंग को हॉल्ट करना इज अ गुड स्टार्ट। इज ये सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है, ये किसके लिए आया है? हॉल्टिंग के लिए। हॉल्टिंग इज जेरंड सिंगुलर फॉर्म में, इज भी सिंगुलर फॉर्म में। इज अ गुड स्टार्ट, गुड एडजेक्टिव है, स्टार्ट उसका नाउन आ गया, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एडिंग दैट, ना यहां देखो पैरेललिज्म का एरर दिख रहा है। जैसे यहां पर एक्सपर्ट से दैट आ गया ना, पहला स्ट्रक्चर देखो, से दैट, बट के बाद यहां पर एडिंग दैट आएगा क्या? नहीं, एडिंग के जगह क्या आएगा? ऐड दैट। से दैट बट ऑल्सो ऐड दैट एमिशंस दे प्रोड्यूस, दे मतलब कौन? ये सारे प्रोजेक्ट्स आर ड्वार्फ्ड बाय दोज जनरेटेड बाय 1000 GW ऑफ कोल पावर दैट चाइना जनरेट्स डोमेस्टिकली। बाकी पूरा सेंटेंस सही है, पैरेललिज्म का एरर है। अभी पैरेललिज्म एक्चुअली एंड के साथ यूज होता है, लेकिन यहां पर बट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। एडिंग दैट की जगह आएगा ऐड दैट। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर दिख रहा है। बी आंसर आपका, देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेल डन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी एक थोड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस है। ब्रिंगिंग क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, ब्रिंगिंग ये जेरंड की तरह यूज किया गया है। कैसी एनर्जी? क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। एक्चुअली कॉमा होना चाहिए क्लीन के बाद, लेकिन पंक्चुएशन वाले एरर्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ पे लेके आना है? टू लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज चल सकता है। वुड एनेबल, वुड प्लस V1, ये जो क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आना, ये एनेबल करेगा, मतलब मेक श्योर करेगा क्या? मोर विमेन एंड गर्ल्स, देखो विमेन प्लूरल गर्ल्स प्लूरल, टू गेन एक्सेस,
it will enable the women and the girl to gain access to education को access करने में मदद करेगा। as मतलब ये because की तरह काम कर रहा है, because without electricity they मतलब कौन, women and girls often lack the means to study after nightfall। मतलब जब शाम होती है, अंधेरा होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के कमी की वजह से वो पढ़ाई करना नहीं पॉसिबल होता उनको। तो दे प्लूरल, लैक द मीन्स टू स्टडी चल जाएगा, आफ्टर नाइटफॉल चल जाएगा। मतलब कोई एरर एज सच नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली कोई एरर नहीं है, तो नो एरर यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है। 5 ऑप्शन के साथ जा सकते हैं एंड ऑप्शन नंबर 5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। The smoke from other people's cigarettes comes off from a cigarette directly rather than going through it, and hence can contain 3 times the tar and 10 times the concentration of carcinogenic agents as the filtered smoke that the smoker inhales। पैसिव स्मोकिंग कितना डेंजरस हो सकता है ये बताया गया है। ना देखिए, एरर जो है वो यहाँ पर ना फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में मिलता है आपको। कम्स ऑफ, कम ऑफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे अगर पेंट निकल के आ रहा है ना, दीवारों के ऊपर जो पेंट लगाते हैं अगर अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो ऐसे पपड़ियाँ निकलती है उसकी, सही है, तो वो बोलते हैं ना द पेंट इज कमिंग ऑफ, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो निकल जाता है वैसे। लेकिन स्मोक जो है, जो अदर पीपल के सिगरेट से आता है, कम्स ऑफ नहीं होता, रिमूव नहीं होता, वहां से निकलता नहीं है, सी ऑफ की जरूरत नहीं है, ओ डबल एफ नहीं चाहिए, सिर्फ कम्स इनफ है। सो द स्मोक दैट और द स्मोक फ्रॉम अदर पीपल्स सिगरेट्स कम्स फ्रॉम अ सिगरेट डायरेक्टली, सही है, ऑफ नहीं चाहिए, मतलब ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ही आपको एरर मिल गया, तो आपका आंसर ए होना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस दिखने में बड़े ट्रिकी दिखते हैं, बट ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, पैरेललिज्म, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, सभी चीजें एक साथ एनालाइज करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना जो प्रोसेसिंग है दिमाग का उस हिसाब से चलना शुरू हो जाता है, एंड देन इट्स इजियर टू फाइंड आउट द एरर्स। आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन आने से पहले जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक खास अनाउंसमेंट, टेक्स्ट बुक पास जिसमें आपको मिलेंगे 31,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अलग अलग एग्जाम्स के लिए। 450 से ज़्यादा एग्जाम्स कवर होते हैं इसमें, और ये पास ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में आपको मिलता है। ठीक है, 3 साल का पास मिलता है वो भी। 3 साल के लिए 31,000 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं 500 रुपये में, और क्या चाहिए। तो टेक्स्ट बुक पास अगर आपने अभी तक नहीं परचेस किया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करें और आपको पास परचेस करते समय ये कूपन कोड अप्लाई करना है, KAMPASS कंपास, ये कोड अप्लाई कीजिए, 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत सस्ता है, उसके ऊपर और 15% डिस्काउंट भी मिल रहा है, सो विच इज़ अ वेरी गुड डील एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पास, हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। एक और आ गया, स्पॉट द एरर, ट्राई करो। तो कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पर? आई थिंक सी शुड बी द आंसर। देखते हैं सी आंसर करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही आंसर है। देखो सी में कहाँ एरर मिला, देखो एज इफ, ये ना कीवर्ड होता है एज इफ, ये सब्जेक्टिव केस एक्सप्रेस करता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, है ना, या फिर इफ आई वर अ बिलियनेयर आई वुड डू दिस, या फिर शी रिएक्टेड एज इफ आई वर अ गोस्ट। तो एज इफ के बाद, आई विश के बाद, ऐसे सेंटेंसेस जहां हाइपोथेटिकल सिचुएशन आती है वहां पर इज यूज नहीं करते, यहाँ पर पास्ट टेंस में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अल्टीमेटली वेयर पे साथ एंड अप होते हैं। तो यहाँ पर इज के जगह वेयर होना चाहिए था, एज इफ इट वेयर द लास्ट टाइम ही माइट हियर देम, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर के साथ लगती है। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर आपको बताना है, मैच द पेयर करने हैं। देखो अभी क्वेश्चन तो नहीं आया है, क्वेश्चन के ऑप्शंस आ गए गलती से। कॉलम ए कॉलम बी वाला मैच द पेयर वाला सेंटेंस है, तो फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। नाउ अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैंने आपको क्या बताया, सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करो। बी है सबसे छोटा लग रहा है, देखो बट अबव ऑल चाइनाज पॉलिटिकली हैंड्स ऑफ अप्रोच इज अ विन विन फॉर बोथ रेजिम्स। हो सकता है चाइना के इस अप्रोच के बारे में बात कर, और ये अप्रोच कैसा है, विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज के लिए। बी और डी का पेयर यहाँ पर बन रहा है, बी और डी यहाँ पर ऑप्शन में है। तो एक बार सी और एफ चेक कर लेते हैं। Egypt similarly benefits from the strategic partnership it signed with China, कॉमा, और सी के बाद उन्होंने एफ लिखा है, ब्रिंगिंग ट्रेड फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट। इजिप्ट ने बेनिफिट किया ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ जो चाइना के साथ उन्होंने साइन किया, और कैसे बेनिफिट्स मिले, ट्रेड फ्लो आ गया और इन्वेस्टमेंट भी आ गया। कॉमा के बाद ये जेरंड के फॉर्म में या पार्टिसिपल के फॉर्म में ब्रिंगिंग चलेगा आईएनजी में। तो सी और एफ का भी पेयर बन रहा है, सी और एफ यहाँ पर आपका आंसर सही होना चाहिए। 2 ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और आ गया मैच द पेयर, आई होप सबको दिख रहा है। नाउ देखिए बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, अगेन क्या करना है, या तो ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं या सबसे छोटे वाले के साथ शुरू करो। तो ए वाला सबसे छोटा लग रहा है, देखिए इट फॉलोज दैट आवर स्टेट मस्ट रिस्पेक्टफुली लीव रिलीजन अलोन। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट, सरकार है ना। तो रिलीजन को अकेला छोड़ देना है, बट ऑल्सो इंटरवीन, लेकिन इंटरवीन भी करना चाहिए, इंटरफियर भी करना चाहिए वेन एवर, जब कभी भी रिलीजियस ग्रुप्स, किसी भी रिलीजन के कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़काने की कोशिश करते हैं या रिलीजन का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, सही है, तो इंटरफियर करना भी चाहिए स्टेट ने। तो क्या करते हैं रिलीजियस ग्रुप्स, अगर कम्युनल डिसहार्मनी को प्रमोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन को प्रमोट करते हैं, और दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर मेंबर्स ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द ऑपरेशन दे परपेचुएट, तो ये सारी चीजें अगर होती है तो गवर्नमेंट ने इंटरफियर भी करना चाहिए। मतलब क्या है, ए का ई के साथ पेयर बन रहा है, ए ई के पास ना 2 ऑप्शंस हैं हमारे, अभी बी और डी चेक करना पड़ेगा, सी और एफ चेक करना पड़ेगा। ओके, नाउ thus it has to constantly decide when to engage or disengage, help or hinder religion depending entirely on which of these, अभी these के बाद देखो, these के बाद enhances our commitment to freedom, equality and fraternity। now these ये क्या है, प्लूरल नेचर का प्रोनाउन है, ठीक है। these के बाद जो भी वर्ड आएगा, अभी अगर नाउन आता है तो प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब आएगा तो भी प्लूरल वर्ब आएगा। अगर डी लिख दिया तो एनहांसे से वर्ब आता है, लेकिन V5 में है, V5 क्या होता है, सिंगुलर नेचर का वर्ब होता है। तो दीज के साथ ये एनहांसेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिसमैच हो रहा है, मतलब बी और डी का ऑप्शन हमारा गलत बन जाएगा, इसीलिए सी और एफ वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए, ब्रेक्स हैव बीन सडनली अप्लाइड टू दिस लार्जली स्टेट ड्रिवन पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ डीलिंग विथ इंटर रिलीजियस इश्यूज। सी के बाद एफ, works both ways and given the plethora of publishing। C और F का sentence, breaks have been applied to this largely self-driven political project of dealing with inter-religious issues, works both ways and given the plethora of publishing platforms out there, books and authors of all shades can do find homes। C और F का भी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, A और E है ना, A और E कुछ तो गड़बड़ है, शायद ऑप्शंस गलत दिए, देखते हैं। बी और डी
सही दिया है उन्होंने, रुको, सी और एफ तो डेफिनेटली गलत है क्योंकि रिलीजियस इश्यूज के बाद ये वर्क्स बोथ वेज सुन के भी अजीब लगता है। बी और डी कैसे आ गया? दस इट हैज टू कॉन्स्टेंटली डिसाइड व्हेन टू एंगेज और डिसएंगेज, हेल्प और हिंडर रिलीजियन डिपेंडिंग एंटायरली ऑन विच ऑफ दीज ऑप्शंस, विच ऑफ दीज, सॉरी माय मिस्टेक, ऑफ के पहले वाले को चूज करते हैं ना, दीज भले ही प्लूरल है लेकिन ये विच आ गया ना, इनमें से कौन सा, विच का नेचर सिंगुलर है, माय मिस्टेक। दीज के साथ देखो ऐसे सिली मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, हम लोग दीज को प्लूरल पकड़ के सेंटेंस को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन गलती क्या हो रही थी, भले ही दीज आया है प्लूरल नेचर में लेकिन पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, ये विच का नेचर तो सिंगुलर है ना, विच ऑफ दीज, आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पर विच के हिसाब से एनहांसेस आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, बिल्कुल सही है, माय मिस्टेक गाइज, बी और डी यहाँ पर आपका आंसर सही बनेगा, एब्सोल्युटली राइट, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक वर्ड दिया है, उस वर्ड को तीन अलग अलग सेंटेंस में इस्तेमाल करके दिया है, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें वो वर्ड सही तरीके से करेक्टली यूज किया गया है, ठीक है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो। इनक्वेस्ट, वर्ड क्या है? इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट ये एक लीगल टर्म होता है, बेसिकली कोर्ट केस जो चलती रहती है ना उसको काइंड ऑफ इनक्वेस्ट के सेंस में बोलते हैं। पूरा का पूरा स्टोरी कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना, या पूरा स्टोरी या पूरी केस जो है वो कोर्ट के सामने जब आ जाती है तो उसको इनक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। ए में देखिए, बट व्हेन इट टेक्स लिटरली ईयर्स फॉर अ फुल इनक्वेस्ट टू बी स्टेज्ड, फैमिलीज से द पेन एंड एंग्विश दे सफर बिकम्स मच वर्स। सालों लगते हैं पूरी स्टोरी बाहर निकलने में, कब जब कोई कोर्ट केस चलती है तो फैमिलीज जो इन्वॉल्व होते हैं वो पेन और एंग्विश से गुजरते हैं, इतने साल तक ये चलते रहता है, इसलिए तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए सी भी शायद सही लग रहा है, द फर्स्ट इंक्वेस्ट वाज क्वश्ड बाय द हाई कोर्ट बिकॉज द coroner did not permit the sufficient investigation of neglect to be carried out, बिल्कुल सही है। इंक्वेस्ट का मतलब यहाँ पर फर्स्ट इनिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द केस और आउटलुक ऑफ द केस, वैसे कुछ, ठीक है। इन फ्यूचर इट मस्ट बिकम अ स्ट्रेंजर at least in the looks of conversation to her whom he loved to be an inquest fervor, नहीं, ये inquest ये रिलेशनशिप लव के एंगल में यूज नहीं कर सकते। तो ए और सी ये दोनों सेंटेंसेस में सही लिखा है, ए और सी आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी करेक्ट है, ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए। अभी यहाँ पर अलग टाइप के क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर का फिर से आ गया लेकिन अलग पैटर्न पे है। तीन सेंटेंसेस दिए हैं, सेंटेंस ए बी और सी, इनमें एरर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और नीचे 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है क्या करेक्ट है, ट्राई करो। ऐसे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस है, अगेन कोई एक पकड़ लेते हैं, ए पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कीवर्ड मिलता है ईदर और, ईदर और ये हमको कीवर्ड मिलता है ना। ईदर और में हमने क्या सीखा है पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट में, कि ईदर के बाद आने वाला वर्ड और के बाद आने वाला वर्ड, ये दोनों वर्ड्स क्या होने चाहिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होने चाहिए, कि अगर ईदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन, ईदर के बाद एडजेक्टिव है तो और के बाद भी एडजेक्टिव, है ना। नाउ देखिए, डेविड डीन हार्बर्ड सीरियस डाउट्स अबाउट लीविंग लिडिया लार्किन्स अपार्टमेंट
ईदर विदाउट, ईदर के बाद आ गया विदाउट, प्रीपोजिशन है, कॉन्टेक्टिंग द पुलिस और के बाद आ गया कॉलिंग एन एम्बुलेंस। नाउ देखो और के बाद कॉलिंग है V4 फॉर्म में, जेरंड में, इधर कॉन्टेक्टिंग है ना, ये भी V4 फॉर्म में है। विदाउट के जैसा दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं है और के आसपास, तो ये नहीं चलेगा, मतलब विदाउट इधर नहीं चलेगा, विदाउट जो है वो इधर के पहले लिखो, है ना, ऐसा बनता है सेंटेंस की डेविड डीन हार्बर्ड सीरियस डाउट्स अबाउट लिविंग लिडिया लार्किन्स अपार्टमेंट विदाउट ईदर कॉन्टेक्टिंग द पुलिस और कॉलिंग द एम्बुलेंस, ईदर कॉन्टेक्टिंग और कॉलिंग, ईदर V4 और V4, पैरेलल बनेगा सेंटेंस। मतलब ए पार्ट में डेफिनेटली एरर है, ए सेंटेंस में एरर है, मतलब ओनली सी इज इनकरेक्ट और ओनली बी इज इनकरेक्ट, ये गलत बनेंगे। नाउ बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, बोथ ए एंड सी आर इनकरेक्ट, बी और सी चेक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बी देखते हैं, विथ आयरनी एंड विट, आयरनी नाउन, विट भी नाउन, he charmed a nation but displayed, charmed past tense, displayed past tense, a detachment that kept him, past tense, kept him aloof from the passions of his time। सही लग रहा है पूरा सेंटेंस। सी देखते हैं, rather the police should take swift and decisive action against such offenses than harboring, नहीं than harbor। rather के साथ जो आने वाला वर्ब होता है ना, जैसे ये should take आता है, वैसे ही देन के साथ आने वाला भी वर्ब उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी शुड को कॉमनली यूज किया जाता है, जैसे द पुलिस शुड रादर टेक अ स्विफ्ट एक्शन देन हार्बरिंग के जगह आएगा हार्बर। जैसे ये टेक V1 में है, वैसे हार्बर भी V1 में होना चाहिए, और ये शुड दोनों के साथ लगेगा। द पुलिस शुड टेक स्विफ्ट एक्शन एंड शुड हार्बर क्रिमिनल्स, ऐसा सेंटेंस बनता है। तो हार्बरिंग गलत है, इसलिए हार्बर आएगा, सी भी गलत है। सो ओ बोथ ए एंड सी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर क्या हो रहा है, सेंटेंस को डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में, ABCDE। इसमें से कोई एक पार्ट ऐसा है जो ऑड है, जो अपने मेन सेंटेंस का हिस्सा नहीं बनता। बचे हुए 4 पार्ट्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। बताइए क्या होगा सीक्वेंस। नाउ देखिए, ऑप्शंस के साथ ही जाते हैं। शुरुआत ऐसे ऑप्शंस अगर आते हैं तो डायरेक्टली गो विद द ऑप्शंस। ACBD, द रिलेंटलेस परसूट ऑफ, परसूट मतलब क्या होता है, पीछा करना किसी चीज का, फॉलो करने की कोशिश करना। द रिलेंटलेस परसूट ऑफ के बाद आ गया सी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। द रिलेंटलेस परसूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज के बाद क्या आ गया, बी आ गया, इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक के बाद डी ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटीज, बिल्कुल सही बन रहा है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये और ऑड सेंटेंस है, तो ई वाला ऑड पार्ट है। और ACBD, लकीली पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट बन गया, तो हमें बाकी ऑप्शंस को चेक करने की या वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कभी कभी हमारे साथ हो जाता है ना, अगर लक अच्छा है तो। मान लीजिए कि ये वाला ऑप्शन इधर चौथे नंबर पे दिया होता तो, और पहले 3 गलत ऑप्शंस दिए होते, तो कितना टाइम चला जाता है ना वेरीफाई करते समय। सही है, ऐसे लकीली हो गया तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो। ना देखो, ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो पहला ए, ई और सी है। ए की शुरुआत में देखो, टू हार्वेस्ट विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, शुरुआत इन्फिनेटिव से, बाद में फिर से एक और इन्फिनेटिव, शायद नहीं होगा, डाइसी सेंटेंस बन रहा है, ए ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर वैसे भी सी ऑप्शन देखो, सी वाला पार्ट कौन सा है, कंस्ट्रक्टेड इन बॉडीज ऑफ वाटर, क्या कंस्ट्रक्टेड इन बॉडीज ऑफ वाटर, यूजुअली इन द ओशन, शायद नहीं आ रहा है, तो सी के साथ भी शुरुआत नहीं कर सकते। मे बी ई के साथ शुरू कर सकते हैं कि ऑफशोर विंड पावर और ऑफशोर विंड एनर्जी is
द यूज ऑफ विंड फार्म्स, है ना। फिर फार्म्स के बाद क्या आएगा, कंस्ट्रक्टेड इन बॉडीज ऑफ वाटर, ऐसे विंड फार्म्स जो बॉडीज ऑफ वाटर में ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, यूजुअली इन द ओशियन। और लास्ट आएगा ए, टू हार्वेस्ट विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल करेक्ट बनेगा सेंटेंस EBCA। और फिर ये एविडेंस ऑफ वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, ये वाला पार्ट क्या है, ऑड है, तो ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, 2 इज द राइट आंसर। वेल डन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो। नाउ अगेन पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर बी, ए और सी। नाउ एंड के साथ शुरुआत तो नहीं होगी पैराग्राफ की या सेंटेंस की, तो ए वाला ऑप्शन इधर ही हटा सकते हैं। बी और सी में देखिए, द फार्मर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वेर नोन, ज्यादा सही लग रहा है। द फार्मर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वेर नोन टू हैव evolved नेचर फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस सच एज मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। फिर ये मैसूरियंस वाला सेंटेंस ऑड बनेगा और आपका करेक्ट आंसर बनता है CDAE, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट। ना देखिए यहाँ पर पेयर भी बना सकते हैं। कैसे पेयर बनता है, देखिए, द टर्म इन्फ्लेशन ओरिजिनली रेफर टू समथिंग, ऐसा होता है ना। मतलब क्या है कि ये सी जो है ये बी के साथ ज्वाइन होगा और पहले सी आएगा बाद में बी आएगा, ये बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस बनेगा। सी भी यहाँ पर है, सी और बी एक साथ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सी तो है ही नहीं, है ना। नो इम्प्रूवमेंट भी गलत बनता है, नन ऑफ दी अबाव हो सकता है या फिर CBAD हो सकता है। द टर्म इन्फ्लेशन ओरिजिनली रेफरिंग टू अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ मनी एंड द ट्रेड नीड्स। बिल्कुल सही सेंटेंस बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हैज टू बी द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पेयर बना सकते हैं आप। डिपेंड्स लार्जली ऑन, डिपेंड ऑन, ये पेयर बनता है ना। डिपेंड ऑन मतलब क्या है, ई का पेयर बन रहा है सी के साथ। ई और सी एक साथ कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ए के साथ शुरू कर सकते हैं, कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी in India depends largely on successful implementation of the technology in industrialized countries which is currently shoddy। ये जो टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की वो करंटली शॉडी है। शॉडी मतलब क्या है, इतनी खास परफॉर्म नहीं कर रही है। मे बी AECB ये आपका सीक्वेंस बन सकता है और वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे भी पेयर बना के भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अभी क्लोज टेस्ट करेंगे। फिल इन द, ये क्लोज टेस्ट वाली जो क्वेश्चन हमारी, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही बनते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक ट्राई करो। नाउ ये सजेशन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक के बाद में एक सजेशन दिया गया है और इस सजेशन से मिलता जुलता वर्ड आपको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, about 12 o'clock that night was born the Catherine you saw at Wuthering Heights।
अ स्मॉल 7 months चाइल्ड, स्मॉल के जैसा, वाइनी, विली, पनी, ब्रैटी या प्यूराइल। स्मॉल का सिनोनिम बताना है। बहुत ही सिंपल बन जाती है चीजें अगर ऐसे होता है तो। कभी कभी क्या होता है, एक सजेशन दिया जाता है और पांचों ऑप्शन ऐसे होता है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगर ये ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड सही बैठ गया तो फिर पांचों ऑप्शन आता है, लेकिन अभी इधर फिफ्थ ऑप्शन में नो इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब इसका सिनोनिम ढूंढ के बताना है। स्मॉल का सिनोनिम क्या होगा इन पांचों में से? ऑब्वियसली आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है? पनी, है ना। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी सारे वर्ड्स के मीनिंग्स फटाफट से सब लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वाहिनी का मतलब क्या होता है? वाहिनी मतलब होता है रोते रहने वाले, जो कंप्लेंट करते रहते हैं, है ना, जो रोते रहते हैं, उसको वाहिनी कहते हैं, वाहिनी। फिर प्यूराइल क्या होता है? प्यूराइल का मतलब होता है चाइल्डिश, चाइल्डिश जो बचकानी हरकतें करते हैं। ब्रैटी का मतलब स्पॉइल्ड जिसको हम कहते हैं, जो बिगड़े हुए हैं। ब्रैटी सन, ब्रैटी डॉटर, वैसे बिगड़े हुए जो किसी की बातें नहीं सुनते। एंड विली, विली का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टर्म है, क्राफ्टी जिसको हम कहते हैं, जिसके अच्छे स्किल्स हैं, क्राफ्ट वगैरह अच्छा होता है, उनको विली कहते हैं, स्मार्ट होते हैं। ठीक है, श्रूड भी बोल सकते हैं, स्मार्ट बोल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेकंड फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। 7 months child and 2 hours after the mother died, having never recovered enough consciousness to miss Heathcliff or know Edgar. इनफ, इनफ के लिए कौन सा वर्ड आएगा? इनफ कॉन्शियसनेस, एडिक्वेट सही लग रहा है, एडमेंट नहीं, एडमेंट मतलब जिद्दी, एडजंक्ट नहीं, सफाइस नहीं। देखो इनफ ये क्या है? एडजेक्टिव है ना, कॉन्शियसनेस नाउन है, इनफ उसका एडजेक्टिव बन गया है, तो एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही आएगा ना। सफाइस ये वर्ब होता है, सफिशिएंट होता तो शायद सोचते उसके बारे में। प्लेंटी ये भी एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन इनफ का मतलब होता है काफी, और प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इनफ के जैसे मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर एडिक्वेट है, एडिक्वेट मतलब काफी है, इनफ है, सो एडिक्वेट के साथ जाएंगे, वन आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फिल इन द ब्लैंक। The latter's distraction at his dash is a subject too painful to be dwelt on. At his loss. अब ये लॉस कैसा है? पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे, थीम देख के पढ़ोगे तो शायद कोई मर रहा है, डेथ की बात हो रही है, तो ये जब अपने कोई क्लोज रिलेटिव्स या रिश्तेदार जब मर जाते हैं, जब उनकी डेथ होती है, तो उस लॉस की बात करें ना, तो हिज डैश, हिज शैडो नहीं आएगा, फोरफिचर, कॉनिवेंस, रिपील, बिरीवमेंट। बिरीवमेंट ये डेथ के साथ यूज किया जाने वाला वर्ड है ना। लॉस को बिरीवमेंट के सेंस में यूज करते हैं, बिल्कुल। जब किसी की डेथ होती है तो लोग बिरीव करते हैं ना, दुख जताते हैं, वो वाला लॉस। तो यहाँ पर बिरीवमेंट आपका आंसर सही बनेगा। ठीक है, ये बाकी के जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स आप डिक्शनरी में देख के फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इनके मीनिंग्स क्या है। होमवर्क है आप सबके लिए, ठीक है। आई विल चेक योर होमवर्क लेटर ऑन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक। नाउ क्या आंसर होगा यहाँ पर? देखिए, सक्सेसर, अ ग्रेट एडिशन इन माय आईज वाज हिज बीइंग लेफ्ट विदाउट अ सक्सेसर। मतलब क्या है? उनके बाद कोई नहीं है, उनका कोई लड़का लड़की नहीं है। सो बाद में आने वाले को, अभी HAIR हेयर तो नहीं कहते, ये बाल के लिए यूज होता है। प्रीडेसेसर का मतलब उनके पूर्वज, है ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो वाले तो ये नहीं चलेंगे, बाद में आने वालों को चाहिए। प्रीकर्सर का मतलब होता है प्री रिक्वायरमेंट। तो आपका जो आंसर है वो 1 और 2 में हो सकता है। नाउ HEIR, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एयर, एयर, जैसे हवा वाली एयर होती है ना, वैसा प्रोनाउंसिएशन होता है एयर। एयर का मतलब उत्तराधिकारी, आपके बाद
आपकी जगह लेने वाले, आपके जो बेटा बेटी होते हैं वो। एंड स्कायन, स्कायन का मतलब भी होता है आपके बाद आपकी वेल्थ जिसको मिलती है, यू मे बी इट मे बी योर सन और योर डॉटर और योर ग्रैंडसन और एनीवन, ठीक है ना। इन दोनों में करेक्ट आंसर क्या है? दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन दोनों में करेक्ट आंसर स्कायन है। क्यों है दोनों में आंसर ये? क्योंकि आर्टिकल ए देखो, HEIR वाला जो वर्ड है ना, वो भले ही H से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है एयर, अ का उच्चार है, एयर है ना, मतलब यहाँ पर आर्टिकल एन आना चाहिए था, एन के साथ ये वाला ऑप्शन चल जाता, लेकिन ए आर्टिकल है इसलिए स्कायन ये वर्ड आएगा। अभी स्कायन का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो फिर शायद आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार बच्चे ए आंसर मार्क करते हैं, क्योंकि सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब कौन? एयर, यही वर्ड पढ़ा है ना, ये वर्ड कभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए आंसर गलत मार्क करके आ जाते हैं। और ये ऐसी गलतियां आपको अवॉइड करनी है। हम कॉन्फिडेंटली एकदम बी मार्क, ए आंसर मार्क करके आते हैं, हमें लग रहा है हाँ सही तो है, बाद में मार्क्स नहीं आते, फिर पता चलता है कहाँ गड़बड़ हुई, या पता भी नहीं चलता कभी कभी। चलिए नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, बताइए क्या होगा आंसर? ना देखो, ये ऐसा एक क्लोज टेस्ट है जिसमें आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, थीम समझने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर ऑप्शंस भी देखोगे, सिनोनिम्स ही फाइंड आउट करने हैं, सिनोनिम्स के जैसे अगर सॉल्व करोगे तो जल्दी जल्दी आपके आंसर्स भी आ जाते हैं, एग्जाम में भी आएंगे। वीक, वीक का मतलब क्या होता है? जो कमजोर होता है, फिजिकली वीक होता है, मेंटली वीक होता है। फेबल्ड, फ्यूम, टिमिड, फीबल या फिर क्रेवन, क्या आंसर आएगा आपका? टिमिड और फीबल में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, 3 और 4 में करेक्ट आंसर फीबल है। टिमिड का मतलब होता है शाय, जो शर्मीला होता है, जो शर्माता है, नॉट नेसेसरीली वो कमजोर है, मे बी वो इन जनरल शाय है। फीबल का मतलब होता है कमजोर, वीक, बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, उसको फीबल कहते हैं। इसलिए ऑप्शन 4 आपका आंसर यहां पर सही आएगा। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन। An unwelcomed infant it was, poor thing. It might have dashed out of life, and nobody cared a morsel during those first hours of existence. किसी ने इतना सा भी नहीं सोचा होगा उस रोते हुए बच्चे के बारे में। रोते हुआ, हैव के बाद ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और रोने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? रोड तो नहीं आएगा, रोड का मतलब होता है दहाड़ लगाना। फेटर्ड, राइल्ड, व्हीज्ड या वेल्ड, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, वेल। वेलिंग लेडी, वेलिंग चाइल्ड बोलते ना, WAIL, वेल का मतलब होता है क्राई, WAILED, वेल्ड का मतलब होता है क्राइड। सो ही मस्ट हैव क्राइड, द चाइल्ड मस्ट हैव क्राइड और वेल्ड, आपका आंसर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट फिल इन द ब्लैंक आज की एक्सरसाइज का। वी डैश द नेग्लेक्ट आफ्टरवर्ड्स। कॉम्पेंसेट, कॉम्पेंसेट का मतलब क्या होता है? नुकसान भरपाई जिसको हम कहते हैं। किसी का अगर नुकसान हुआ है आपके वजह से, तो बाद में कॉम्पेंसेशन जो देते हैं पैसे के फॉर्म में या किसी दूसरी चीज के फॉर्म में, है ना, इन कैश और काइंड, तो वो कॉम्पेंसेशन को क्या कहते हैं? रिब्यूक, रिस्टोर, रिडीम, रिवर्ड या फिर रिवील्ड। क्या करते हैं? कॉम्पेंसेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम? यस, रिडीम करते हैं, रिडीम, रिडेम्पशन जिसको हम कहते हैं, है ना। सो वी रिडीम्ड द निग्लेक्ट आफ्टरवर्ड्स। वो जो गलती हमसे हुई थी, वो जो निग्लेक्ट हुआ था, उसको बाद में हमने कॉम्पेंसेट कर दिया, रिडीम कर दिया, उसको कुछ अच्छा पेमेंट वगैरह देके। सही है, तो करेक्ट आंसर आपका 3 बनेगा। सो ये हमारा लास्ट क्लास था आज की एक्सरसाइज का, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था आज की एक्सरसाइज का। एंड जिन्होंने सेशन को पूरा देखा शुरुआत से लेके एंड तक, सभी स्टूडेंट्स को वेल डन, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। एंड आपकी मेहनत दिखती है, आपकी सिंसियरिटी यहाँ पर दिखती है। एंड जो होमवर्क के लिए मैंने 2-3 वर्ड्स दिए थे, वो होमवर्क के वर्ड्स भी आप नोट डाउन कर ले, और उसके मीनिंग्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमारा रिकॉर्डेड सेशन था, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लाइव सेशन में और रिकॉर्डेड सेशन में, इट्स जस्ट आपके कमेंट्स में नहीं पढ़ पाता, बट कंटेंट तो वही है, पढ़ाने का स्टाइल भी वही है। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। तो एक और बार आप सभी से थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और ये सेशन देखा पूरा एंड तक। एंड
एक और बात कहनी है मुझे कि कल भी आपका सेशन जो होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही रहेगा, क्योंकि कल भी मैं छुट्टी पर हूँ, 2 दिन की छुट्टी थी मेरी। सो टुमारो सेशन ऑल्सो विल बी रिकॉर्डेड सेशन, सो आई अर्ज यू ऑल टू अटेंड दैट सेशन एज वेल। बाकी फिर लाइव सेशन हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। 26 ऑफ जनवरी को छुट्टी रहेगी रिपब्लिक डे के ओकेजन पर, सो वी विल स्टार्ट द लाइव सेशंस फ्रॉम 27 ऑनवर्ड्स। तो ये आज का मंडे का सेशन और कल का ट्यूसडे का सेशन ये रिकॉर्डेड रहेंगे, वेडनेसडे को छुट्टी रहेगी और थर्सडे के बाद हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग द सेशन। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, मिलते हैं गाइस अगली क्लास में। बाय बाय।